आंसर नहीं आया? पहले दोनों का तो आया होगा, सिंपल था, आया था ना? ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। आज हमें एक और नेक्स्ट पैटर्न पढ़ना है, तो कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो कल 3 एग्जांपल ले लिए थे शायद मैंने, एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक मीथेन का ले लिया था, ठीक है। इसके बाद आज ये थर्ड एग्जांपल देखना है। फॉर द रिएक्शन CH4H2O के साथ मिक्स कर रहे, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं या फिर बर्न कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। बन के आ रहा है CO2 एंड H2O, तो उस रिएक्शन को पहले आपको करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। CH4O2, ये बनेगा CO2 एंड H2O, बैलेंस कर लिया होगा, ठीक है। क्या आएगा बैलेंस करने के बाद? कार्बन, चलो प्रोसेस से कर लेते। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, मतलब पहले ही बैलेंस है। उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो मैंने बताया था जब भी ऑक्सीजन ऑड आएगा तो वो प्रोडक्ट के साइड पे ही आएगा, और उसको इवन करना होगा तो हम कैसे इवन कर सकते हैं? वाटर में जो कुछ चेंज करना है वो करके। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो गया वो इवन, ठीक है। हाइड्रोजन भी देख लो 4 है, बस ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कितना करना पड़ेगा? 2, हो गया रिएक्शन बैलेंस, बराबर। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद वो रिलेशन लिखना पड़ेगा जो हम मासेस के लिए लिखते हैं। वो ये होगा कि 1 मोल आपके पास क्या होगा? CH4। 1 मोल CH4 जब आप रिएक्ट करते हैं, CH4 मतलब मीथेन होता है, जब रिएक्ट करोगे किसके साथ? 2 मोल ऑफ O2, तब जाके आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। तो अब मोल का रिलेशन जो लिख लिया है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मास, ठीक है। 1 मोल CH4 मतलब उसका मोलर मास के बराबर मास होता है। CH4 का मोलर मास कितना आएगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, मतलब 16। तो यहाँ पर आपका मीथेन का जो मास है वो कितना ले लिया आपने? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन कंबाइन करोगे किसके साथ? ऑक्सीजन का 2 मोल। 2 मोल का कितना मास होगा? देखो 1 मोल का कितना होगा? 32, अरे होगा ना, बराबर। 2 का कितना हो जाएगा? 64। तो 64 ग्राम ऑफ O2। ये दोनों जब मिक्स करोगे इसी रेशो में तब जाके आपको ये 1 मोल और 2 मोल मिलेगा CO2 एंड H2O रिस्पेक्टिवली। तो 1 मोल CO2 मतलब उसका मास देखना पड़ेगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन कितना है? 32, बराबर। 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44। तो आपको 44 ग्राम ऑफ मिल रहा है क्या? CO2। और वाटर का देख लो, वाटर का कितना मिल रहा है? 2 मोल्स। 2 मोल्स मतलब 1 मोल का होता है 18 ग्राम, 2 मोल का कितना आ जाएगा? 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो बस ये इसी रिलेशन का यूज करना है और जो पूछा है उसके लिए सॉल्व करना है। तीनों के लिए हम एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर फर्स्ट गिवन कंडीशन, दैट इज 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सिर्फ मीथेन का मास अगर दिया है तो मीथेन के लिए ही रिलेशन लिख लो। मीथेन को लेकर कितना प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड कितना प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल रहा है, ये दोनों आपको करके थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। तो देखो अब अगर प्रोडक्ट आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट पूछे हैं, ठीक है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग वो मासेस का रिलेशन निकालोगे और फिर दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। तो इससे बेहतर क्या होगा, आप इस गिवन मास से मोल निकाल लो, फिर उस मोल्स का कंपैरिजन कर सकते हो। समझे क्या? देखो मास हम तक अब तक जो हम मास का कंपैरिजन कर रहे थे वो तब कर रहे थे जब एक ही प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट पूछा है तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन, टाइम ज्यादा जाएगा। इसलिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मोर देन 1 प्रोडक्ट आपको पूछा हो तो आप कैलकुलेट क्या करोगे? मोल्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर उन मोल्स का यूज करके, ये वाला रिलेशन यूज करके फिर डायरेक्टली मास निकाल सकते हो। कैसे? देखो आपको मीथेन का क्या दिया है? मास दिया है, तो वहां से हम मीथेन के मोल्स निकालने वाले हैं। तो CH4 का मोल्स, N मतलब मोल्स होता है, ये रहेगा W अपॉन मोलर मास। W मतलब गिवन मास। गिवन मास कितना है आपका? बोलो। अरे 4 ग्राम गिवन है, ठीक है, बोलना पड़ेगा भाई, शांत मत बैठो, फालतू की बात मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलो। देखो CH4 दैट इज मीथेन का मास दिया है 4 ग्राम और उसका मोलर मास कितना होता है? मोलर मास CH4 का 16 है, बराबर। 16 है तो फिर लिख दो ये 16। तो 4 से 16 चला जाएगा, दैट इज बचेगा कितना? 1/4। तो आपको मोल्स ऑफ CH4 मिले हैं कितना? 1/4। इससे आप अभी क्या कर सकते हो? कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हो CO2 एंड H2O के मोल्स, फिर उन मोल्स से हम कैलकुलेट करेंगे उसका मास। कैसे? देखो यही पे मैं बता देता हूँ। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स आपको करना है कंपेयर। क्या कंपेयर करना है कि 1 मोल आपने मीथेन अगर लिया होगा तो कितना मोल CO2 बनता है? 1 मोल CO2 बनता है। ये देखो ना रिलेशन देखो, बराबर। हमें इसका ही मास दिया था तो हमने इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर इसी के मोल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? रिएक्शन में 1 मोल मीथेन लेते हो तब जाके आपको 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ
सॉरी 2 मोल ऑफ H2O मिलता है। ये हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये दिया था, अब सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है तो इससे कंपेयर करेंगे फिर, ठीक है। और जब दोनों दिए होंगे तब कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं, पहले इसको देख लेते हैं। 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 मिल रहा है, और साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं H2O का भी निकालना है ना, तो चलो उसका बाद में निकाल लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं। 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो बोलो भाई 1/4 मोल से कितना मिलेगा CO2, वो भी 1/4 ही मिलेगा, बराबर। तो आपको मोल्स ऑफ CO2 मिल चुके हैं कितने, 1/4। अभी आपको मास पूछा है तो इस मोल से क्या कर सकते हो, मास निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, रिलेशन आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W/N। अब इस बार आपको मोल्स ऑफ CO2 पता है, उसका गिवन मास कितना होगा W, यही आपको पूछा है, तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा कर दोगे ट्रांसफॉर्म, दैट इज W इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। बोलो मोल्स दिया आपको 1/4 और मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, तो यहाँ पर रख दो 44, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना 11। तो 11 ग्राम आपको क्या मिलेगा CO2 जब आप 4 ग्राम क्या लेते हो CH4, ये समझे, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पहले नहीं किया था, अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको दो पूछे, दो अलग अलग प्रोडक्ट पूछे, तो दो दो के लिए अलग अलग मासेस निकालना पड़ेगा, तो वो लंबा चला जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि आप मोल्स निकाल लो, फिर इसी मोल्स से दोनों के लिए भी आंसर निकाल सकते। पहली बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे वाटर का कितना मोल्स आएगा, तो या कितना मास आएगा, तो वो इसी रिलेशन से एक बार मोल मिल जाए तो बाकी के कैलकुलेशंस आपके बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा मैंने ऑन किया है क्या, वो जा रहा था ग्रीन वाला है, ओके। तो आपको ये मिल चुका है मास ऑफ CO2, और उसका वैल्यू आया कितना 11 ग्राम, यहाँ पर लिख लो CO2 का मास आया 11 ग्राम। इसके बाद दूसरे के लिए भी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अच्छा नीचे लिख दिया मैंने, माफ करें यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, CO2 का मास मिला है 11 ग्राम। अभी निकालना है वाटर का भी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछो कैलकुलेट मास ऑफ CO2 एंड H2O, तीनों कंडीशन के लिए दोनों का मासेस निकालना है। फिर से हम वही कंपैरिजन करेंगे, वो ये है कि 1 मोल CH4 आप लेते हो तो वाटर का कितना मोल्स बनने वाला है 2 मोल, बराबर। तो इस 2 मोल ऑफ वाटर का अब एक्चुअल मोल्स देखेंगे, एक्चुअल मोल्स आपके पास CH4 की कितने आए 1/4, तो एक के लिए 2 है तो 1/4 के लिए कितना होगा, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो मान लो x, फिर x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2। बात समझ में आ रही, तो बस इस मोल का यूज कर आप क्या कर लोगे अभी मास, फिर से वही मास इक्वल टू क्या होता है मोल्स इंटू मोलर मास। ये देखो इधर एक बार मैंने ट्रांसफर कर दिया है, वो दोबारा नहीं करूंगा मैं, तो मोल्स रख दो 1/2 और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, ये हम वाटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 18, तो ये कितना हो जाएगा 9 ग्राम ऑफ आपको क्या मिलेगा वाटर। बोलो समझो, कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, अभी मैंने सिंपल मेथड से आपको बता दिया। तो H2O का मास आपको मिला है कितना 9, अभी आगे कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अभी आपके पास 2-4 मिनट है, ये क्या इसका आंसर क्या आएगा ये बता दो, इसी मेथड से करना है, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार इस 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मोल्स निकाल लो, फिर उस मोल्स का कंपैरिजन इस रिलेशन से करके फिर मासेस निकालना है, ठीक है। एक बार फिर से बताऊँ मैं, ठीक है। तो जब बता रहा होता तभी बोल देना, बता देंगे, चिंता करने की बात नहीं। देखो यहाँ पर एक चीज अगर आपको नहीं समझी होगी तो वो ये होगी कि हम इसके लिए भी और इसके लिए भी CH4 के 1/4 ही मोल क्यों ले रहे हैं, मतलब दोनों के लिए सेम ही मोल्स क्यों ले रहे हैं, ये डाउट हो सकता है, तो और कोई है ये डाउट है ना। देखो हमने लॉजिकली यहाँ पर ये देखा है कि जब 1 मोल कंबाइन करोगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तभी जाके ये 1 मोल और ये 2 मोल मिलेगा। मतलब जब भी आपको बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ CO2 चाहिए होगा और 2 मोल ऑफ H2O चाहिए होगा, आपको ये दोनों तो रिक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूछा था मीथेन का मास देकर बाकी का कितना मिलेगा, तो देखो अब मीथेन के हिसाब से ही पूछा, इसका मतलब CO2 से हमें कुछ मतलब नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। और वैसे भी जब हम कमर्शियल प्रोसेस करते हैं तो वो ओपन एनवायरनमेंट में करते हैं, इसका मतलब चाहे जितना ऑक्सीजन हमें मिल सकता है। ये हम बैलेंस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उस अवेलेबल ऑक्सीजन में से कितना यूज होगा, तो कितना यूज होगा तो आपको ये बैलेंसिंग से पता चलेगा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है वो तो आपका मीथेन ही है, क्योंकि कार्बन जो है वो यही से आ रहा है और वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन जो है वो भी यही से आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब जब आपको ये वाली चीज दी है तो जब 1 मोल लेते हो तो 1 मोल से CO2 भी बनेगा 1 मोल और H2O भी बनेगा 1 मोल,
तो मैंने ये रिलेशन लिखते वक्त तो मैंने ऐसा एक ही रिएक्शन में लिख दिया है, मतलब एक ही लाइन में लिख दिया है, लेकिन आप अलग अलग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। वो ये होगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन जब लेते हो तब जाके आपको 1 मोल ऑफ H2O मिलेगा, बराबर। वो मोल है लिखा नहीं मैंने, जगह नहीं है। तो एक तो ये रिलेशन बनेगा, सेपरेट रिलेशन में जिसकी बात कर रहे हो। और दूसरा ये कि 1 मोल जब आप फिर से CH4 लोगे तब भी आपके पास, सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिखा है शायद, हाँ ये 1 मोल नहीं होगा, ये 2 मोल ऑफ H2 होगा और CO2 के लिए 1 मोल होगा। जैसे ये आपको एक ही लाइन में इक्वेशन दिख रहा था, इसको मैंने अलग अलग लाइन में रिलेशन लिख लिया है, ठीक है। अब समझने की यहाँ पर ये जरूरत है कि 2 मोल H2O बनाना होगा तब भी आपको 1 मोल CH4 लगेगा, और 1 मोल CO2 बनाना होगा तब भी आपको 1 मोल ऑफ CH4 लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है ये डिपेंड कर रहा है कितना रिएक्टेंट आपने लिया है। और दोनों में अब इन दोनों प्रोडक्ट का बनने का जो फैक्टर है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने दोनों के अलग अलग कैलकुलेशन में रेफरेंस उसी मोल्स को दिया है। ये बात क्लियर है अभी, ठीक है। अब जब आप इसका करोगे ना, ऑक्सीजन का करोगे, तब भी आपको वही करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के 2 मोल से CO2 का 1 मोल बन रहा है, तो फिर इसकी गिवन मोल से कितना बनेगा वही रिलेशन। सिमिलरली वाटर के लिए भी वही करोगे, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल ऑफ H2O बन रहा है, तो गिवन मोल से कितना बनेगा। अभी समझो, क्लियर है, ठीक है। अब एक बार फिर से करके देखो, आंसर आ जाएगा। ये तो लिख के हो गया होगा, मिटा दो इसको। अच्छा, वो डाउट है और मुझे लग रहा था कि वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसके बाद, मतलब इसके पहले ऐसा डाउट आया नहीं, पहले 2 दिन बैचेस को जो पढ़ा है, तो आपको ये करना पड़ेगा, जो गिवन दिया हुआ है उसके हिसाब से रिलेशन आप अलग अलग लिखो। मतलब मैंने जो एक ही लाइन में ऐसा लिखा है ना, आप ऐसा मत लिखो। आप क्या लिखोगे कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए कितने कितने प्रोडक्ट्स मिले, उनके लिए 2 अलग अलग रिलेशन लिख लो, तब मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने वो एक लाइन में लिखा है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो इससे आगे अलग अलग करके देख लेना, मिल जाएगा। ऐसा लिखना है, ऐसा लिखोगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लो, ठीक है। ऐसा अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं जरूरत है तो जल्दी से बोल देना है, क्योंकि फिर टाइम चला जाता है ना, नहीं आ रहा है तो बोल देना। देखो सेकंड के लिए कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। तो पहला काम तो मैंने बोला था, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का आप मोल्स निकाल लो। तो मोल्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये किसके लिए निकालने जा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के लिए। फिर ये वाला रिलेशन यूज करके दोनों का मोल्स और फिर मास निकालेंगे। तो देखो गिवन मास कितना दिया है, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, सिर्फ मोलर मास बोला है। ये वाला कोएफिशिएंट हम कब यूज करते हैं, जब कंपेयर करना होगा, ठीक है। सिर्फ मोलर मास की अगर बात करें तो ऑक्सीजन एज अ O2 एग्जिस्ट करता है, तो इसी का मोलर मास आपको बता देना है, 32 होगा, बराबर। तो ये 32 यहाँ पर रख देता हूँ मैं। डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 2, ये 60, फिर से ये 2 और ये कितना 8, तो 1/8 आपको मोल्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो 1/8 ये है आपका एन का वैल्यू। अब हम करेंगे क्या, कंपेरिजन दोनों के लिए। एक बार आपको CO2 के लिए करना है, दूसरा H2O के लिए करना है। तो पहला केस, जब आप CO2 कैलकुलेट कर रहे होगे, रिलेशन क्या आपके पास, 2 मोल, चलो ये मोल में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है कि 2n अगर लिखा है इसका मतलब वो मोल्स है, तो 2n मोल्स होगा इसका ऑक्सीजन का, तब आपके पास CO2 कितना मिलता है, 1 मोल मिलता है, बराबर। तो अभी आप दिया कितना है एक्चुअल, ये थ्योरेटिकल है, मैंने पहले बोला था, ये बैलेंस करने के बाद जो हमें मिलता है वो थ्योरेटिकल मोल्स या फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। एक्चुअल मोल्स 1/8 दिया है, उसके लिए वैल्यू मोल्स का कुछ x आएगा, तो x को कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा ये
ये 1/8 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आएगा, तो ये ऐसा मतलब 1/16। 1/16 आपको मिले क्या? CO2 के मोल्स। फिर इस CO2 के मोल से हम निकालेंगे CO2 का मास। तो ये जो मास होता है W, उसका इक्वेशन N इंटू मोलरिटी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्म किया था, बस इसको पलटाना है, ये वाला इसको अक्सर पलटाना पड़ता है। नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास 1/60 और मोलर मास ऑफ CO2 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कितना है 44। तो ये थोड़ा कर लो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 22, फिर से ये 4 और ये हो जाएगा 11, मतलब 11/4। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी एज इट इज रख देते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्या मिला है, मास ऑफ CO2 जब आप ऑक्सीजन का कितना ग्राम लेते हो, 4 ग्राम। बोलो समझे? ठीक है, ऐसा आप आराम से लिख सकते हो। तो ये आंसर जो आया है इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। CO2 का मास आपको जो मिला है वो मिला है 11/4। हाँ, 11/4 ग्राम। अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, वाटर के लिए। कर सकते हो, बस कंपैरिजन है और कुछ भी नहीं है। चलो लिख लो इसको पहले। तो हमें ऑक्सीजन का ही मोल्स यूज करना है, बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन का मास दिया था 4 ग्राम। इस 4 ग्राम से कितना बनने वाला है पूछा है, उस हिसाब से मोल्स तो निकाले है हमने कितने, 1/8। तो अभी बस कंपैरिजन करना है। वो ये है कि 2 मोल ऑफ, हम कैलकुलेट किसके लिए करने जा रहे हैं, वाटर के लिए भी है। तो 2 मोल आपके पास अगर ऑक्सीजन होता है तो वाटर कितना बनता है, वाटर देख लो 2 मोल बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1/8 मोल होगा तो उससे कितना बनेगा, 1/8 ही बनेगा। 2 से 2 बन रहा है, 1 से 1 बनेगा, 1/8 से 1/8 मोल बनेगा। तो आपको मोल्स ऑफ H2O मिल चुके हैं, दैट इज 1/8। तो इस मोल का यूज कर लो और मास निकाल लो। मास का इक्वेशन क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स दिया आपको 1/8, मोलर मास कितना होता है वाटर का, 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 9/4। एज इट इज ऐसे ही रख दो, या फिर चाहो तो आगे जाके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रहने दो। ठीक है, तो इतना मिल जाएगा आपको मास ऑफ क्या, वाटर। आसान था, ठीक है ना, आसान था, लेकिन एक नया पैटर्न था जो आपको पता नहीं था, अभी वो चल गया है। तो वाटर का भी आपको मास मिला है, दैट इज ना 9/4 ग्राम। कोई डाउट है? नहीं, देख लो, ये है व्हेन मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन सभी का मास गिवन रहेगा आपको। ऑल द रिएक्टेंट्स आर गिवन। ठीक है, इसी रिएक्शन का यूज करना है। तो CH4O2 CO2 एंड H2O बैलेंस करेंगे इसको, ये 2 और ये 2 हो गया है बैलेंस। ठीक है, तो पहला काम तो ये होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम क्या कर लेंगे, मोल्स का रिलेशन लिख लेंगे, फिर उस मोल्स के रिलेशन से मास का रिलेशन लिख लेंगे। देखो, ये 1 मोल ऑफ रहेगा आपके पास CH4, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 मोल ऑफ CH4, उसके बाद 2 मोल ऑफ रहेगा आपके पास O2, उसके बाद इससे आपका बनेगा क्या, 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2। तो अब मासेस कैलकुलेट कर लेते। इसका मास कितना आएगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब आप कंबाइन करोगे इसके साथ, एक का 32 होता है, 2 मोल्स है आपके पास थेरोटिकल। ये देखो, ये मैंने बोला था ये थेरोटिकल मोल्स होता है, तो इसको मास्टर्स के कंपैरिजन में आपको लेना पड़ेगा। तो 16 ग्राम मीथेन जब कंबाइन करोगे इसके साथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब जाके आपको मिलेगा CO2। CO2 का कितना आया था, 44 ग्राम, और वाटर का कितना आया था, 36 ग्राम। ठीक है, ये है आपका CO2 और ये है वाटर का 36 ग्राम। ठीक है, तो अब ये जो आपको इक्वेशन दिया है या फिर ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें दोनों रिएक्टेंट के मासेस दिए, तो उसी पैटर्न को आपको पढ़ना है। अब ध्यान दे, दोनों रिएक्टेंट का जब मासेस दिया जाएगा तो वो भी दो अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है। वो कैसे, एक तो रेशो जो होगा, ठीक है, वो परफेक्ट रेशो होगा, मतलब जो मासेस दिया होगा उनका रेशो परफेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो डिफरेंट क्वांटिटीज होगा, ऐसा हम बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले क्या, मासेस गिवन इन रिक्वायर्ड रेशो। इसका मतलब समझेंगे, पहले मैं लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। और सेकंड, मासेस आर गिवन इन डिफरेंट रेशो। डिफरेंट कह दो या फिर रैंडम कह देते, रैंडम रेशो।
अब यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशो और रैंडम रेशो में क्या डिफरेंस है, उसी पर आपको ध्यान देना है। देखो, ये दोनों रिएक्टेंट का मास आपको गिवन रहेगा, मतलब यहाँ पर तो बोला है कि जितने रिएक्टेंट होंगे उसमें हम दोनों रिएक्टेंट की बात करेंगे पहले तो। एक तो है आपका मीथेन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। आपका जो रेशो है, मासेस का जो रेशो है, वो पहले आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ता है, और अगर उसी पर्टिकुलर रेशो में आपको मासेस गिवन होगा तब आप आराम से कंपैरिजन करके निकाल सकते हो, वो इजी मेथड होता है। लेकिन अगर आपको मासेस उसी गिवन रेशो में नहीं दिए, जो रिक्वायर्ड रेशो है उसी में नहीं दिए, तब आपको कुछ अलग एक तिकड़म लगाना पड़ता है। वो क्या होता है मैं बताऊंगा, उससे पहले देख लो रेशो, देख लो। रेशो ये है कि आपको रेशो ऐसे लेना पड़ता है, दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों रिएक्टेंट का मासेस का रेशो ले लो, जैसे CH4 और यहाँ पर दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ये कितना है, 16/64, ठीक है। अब इसका जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बता देना कैलकुलेट करके। तो ये अगर आपको गिवन मासेस इसी रेशो में गिवन रहेगी तब जाके आप आराम से प्रोडक्ट के मासेस निकाल पाओगे, मतलब वो इजी मेथड होगा, वो भी एक एग्जांपल करेंगे। और ये जब रेशो अलग अलग होगा, तो ये अलग अलग रेशो कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको पहले तो ये परफेक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, मैं सिंपल कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 32, 1/4 कितना आया, 1/4। मतलब जब आपको मीथेन और ऑक्सीजन का मासेस इस रेशियो में गिवन होगा तब आप ये बता सकते हो, मतलब देखो ये अगर रेशियो है इसका मतलब क्या है कि आपने CH4 का मास 16 ग्राम और ऑक्सीजन का मास 64 ग्राम लिया होगा, या फिर हो सकता है इनका आधा लिया होगा, या फिर हो सकता है इनका डबल लिया होगा। कहने का मतलब ये है कि रेशियो इतना आना चाहिए। अब इतना रेशियो कब कब आएगा, देखो इसको अगर मैं आधा आधा कर लूँ तब भी रेशियो 1/4 ही आएगा, बराबर ना। देखो अगर CH4 का मैं लेट्स से मास मान लेता हूँ कि वो 8 ग्राम है और ऑक्सीजन का मान लो कुछ 32 ग्राम है, इसका भी रेशियो अगर निकालते हो तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो रेशियो अगर आपका ये परफेक्ट रेशियो आ रहा है तो उस हिसाब से हम मासेस को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर रेशियो अलग अलग आ जाए, अलग अलग आ जाए इसका मतलब क्या, मान लो वो कुछ 1/3 आ रहा है, तो दिस इज नॉट योर परफेक्ट रेशियो। अब अगर ये परफेक्ट रेशियो नहीं है इसका मतलब मासेस हमने कुछ अलग अलग लिए हैं, तो उन अलग अलग मासेस से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो वही सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, और वहां पर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो वाला चीज जो है वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, कल के लिए उसको रख देते हैं। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, जब आपको रेशियो परफेक्ट रेशियो गिवन होगा, ठीक है, उससे निकालना बहुत आसान होता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि मासेस का जो कुछ भी रेशियो हो, वो अगर रेशियो जो अगर सेम आ रहा है आपका, तो ये सेम रेशियो दो अलग अलग क्वांटिटी से भी आ सकता है। देखो एक्चुअल मासेस इतना है, मैंने इतना मास लिया, तब भी रेशियो सेम आया। अब अगर रेशियो सेम आया इसका मतलब ये नहीं है कि 44 ग्राम और 36 ग्राम ही बनेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कहाँ से, इन एक्चुअल मासेस से। चलो मैं प्रवचन को हटा देता हूँ और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जब मासेस आपको दो अलग अलग दोनों रिएक्टेंट की गिवन हो दे दिए जाए, तो उसमें भी मैंने बताया था दो केसेस बनेगा, एक परफेक्ट रेशियो के साथ, दूसरा रैंडम रेशियो के साथ। तो आज हमने सिर्फ परफेक्ट रेशियो वाला पढ़ा है, तो उसी के लिए लिख लेते परफेक्ट रेशियो, ठीक है। तो इसमें लिखना ये है कि व्हेन masses of both the reactants are present according to a perfect ratio। अब ये जो परफेक्ट रेशियो है ये कहाँ से कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकल मासेस से कैलकुलेट करना है, ये मैंने बता दिया। तो अगर पहले बात आपको ये चेक करना पड़ेगा कि गिवन मासेस जो भी है वो परफेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग दिया है या फिर नहीं दिया है, तो वो मासेस का रेशियो लेके ही आप कर सकते हो। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि मास ऑफ, या जैसे कि यहाँ पर मास ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन दिया है, तो रेशियो आप ऐसा ही लोगे CH4/ऑक्सीजन। मतलब अगर गिवन मासेस का रेशियो ये ले रहे हो तो थ्योरेटिकल का भी वही रेशियो लेना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इधर अगर आपने न्यूमरेटर में CH4 और डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन रखा है तो थ्योरेटिकल रेशियो निकालते हो भी वैसे ही करना है। तो पहली चीज तो ये होगी कि आप गिवन मासेस से रेशियो निकालोगे, फिर वो चेक करोगे कि क्या वो एक परफेक्ट रेशियो है या फिर नहीं है। ये रहेगा आपका पहला काम। इसके बाद आप चेक क्या करोगे कि सी वेदर द रेशियो, वो जो परफेक्ट रेशियो की हम बात कर रहे हैं, वेदर द रेशियो इज अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मासेस। मतलब अगर वो थ्योरेटिकल मासेस के हिसाब से रेशियो आया है, थ्योरेटिकल मास जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ,
CH4 का 16 और ऑक्सीजन का कितना आया था आपके पास 64। तो रेशो जो भी सिंप्लीफाइड रेशो आपका 1/4 बनेगा, अगर मान लो सिंप्लीफाइड रेशो आपका 1/4 आया, लेकिन उसको भी एक बार चेक करना है कि क्या वो इन वैल्यू से आया है या फिर किसी दूसरे वैल्यू से आया है, क्योंकि रेशो दो अलग अलग रेशो सेम हो सकते हैं और उनका ओरिजिनल मास जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक देखो 8/32 इसका भी सिंप्लीफाइड रेशो आपका 1/4 ही आता है, और 60/64 इसका भी रेशो सिंप्लीफाइड 1/4 ही आता है। रेशो सेम ही है, लेकिन आ कहाँ से रहा है, अलग अलग वैल्यू से आ रहा है। तो आपको चेक ये करना है कि जो आने वाला आपका रेशो है वो किस वैल्यू से आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू दो कंपेयर करना है, एक तो ये वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा और ये वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा। तो दोनों के बजाय किसी एक को कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा। क्या कैसे कंपेयर करना है, रेशो अगर दोनों का सेम है तो इनमें से कोई एक वैल्यू उठा लो, फिर उस वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का क्या अपने आप में रेशो है वो देख लो। जैसे कि यहाँ पर CH4 के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है 16 ग्राम, और आया एक्चुअल जो है वो एक्चुअल आपका मास कितना आया है 8 ग्राम। इसी से आपको पता चल जाएगा कि मास हमने आधा लिया है। अब अगर आधा लिया है तो प्रोडक्ट का जो कुछ भी मास बनेगा वो भी कितना बनेगा, आधा बनेगा। ये बात क्लियर है अभी? ठीक है, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि से वेदर द रेशियो इज अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मास एंड ऑल्सो check the relation between, आगे वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्चुअल मास एंड थ्योरेटिकल मास। ठीक है, एक्चुअल मास जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, थ्योरेटिकल मास जो आप रिएक्शन को बैलेंस करके निकालते हो वो वाली। तो बस ये दो ही पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का यूज कर लोगे तो फिर प्रोडक्ट भी आराम से निकाल सकते हो। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए भी एक चीज आपको करना पड़ेगा, क्या, ऑल्सो डिटरमाइन द रेशियो फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, which will give you actual masses obtained। एक्चुअल मास कितना ऑब्टेन होगा वो आपको प्रोडक्ट के रेशियो से मिल जाएगा। कंपैरिजन ही और कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में क्या क्या करना है ये पॉइंट्स अगर आपके पास लिख के होगे तो दिक्कत नहीं होती। वैसे अपने को समझ में तो आ जाता है, ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होती, वो समझ में आ जाता है क्योंकि इजी है, लेकिन बाद में हम भूल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा ये आप तीनों पॉइंट लिख के रख दो, मतलब जब भी क्वेश्चन करने होंगे ये एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा। बस इसी पॉइंट से यूज कर कर हमें दो चार एग्जाम्पल ले लेने, तो आपको ये वाला पैटर्न ये भी याद हो जाएगा, जैसे इसके पहले वाला हो गया। यहाँ तक लिख लो, ऑनलाइन वाले चेक कर लो, किसी को कुछ डाउट होगा तो जल्दी जल्दी पूछ लो। चलो इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, चलो ये ले लेते हैं, N2 + 3H2 + 2NH2। ठीक है, इसके ऊपर इसका मास दिया होगा तो इसका कितना बनेगा, वो एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में कर लिया है और इससे रिलेटेड भी कर लिया है। अब आपको NH3 का मास बताना है जब आपको इन दोनों का मास दिया है, और वो भी जो अलग अलग वैल्यूज दिए। चलो मैं बता देता हूँ, एक तो है आपका ये, तो पहले मैं बना लूँ क्वेश्चन। पहले एक ही कर लेते, ये आपको गिवन कंडीशन है, दोनों रिएक्टेंट का मास गिवन है, और फिर इसी वैल्यू से आपको बताना है कि कितना मास ऑफ NH3 बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देख लो। वो प्रोसेस में जो भी एक एक पॉइंट लिखा है मैंने उस पर थोड़ा ध्यान देना है। पहले तो हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल रेशियो निकालेंगे, ताकि हम उससे फिर कंपेयर कर पाएंगे ना कि एक्चुअल मासेस का जो रेशियो है क्या उसी के इक्वल है या फिर नहीं है। तो पहले तो निकालेंगे रेशियो, कौन सा रेशियो, थ्योरेटिकल रेशियो। तो ये निकालने के लिए रिएक्शन करना पड़ेगा बैलेंस। देख लो पहले ही बैलेंस मैंने करके दे दिया है। मासेस देख लो, N2 के मोल से आपके पास 1, H2 के मोल से आपके पास 3। अब N2 का 1 मोल है, इसका मतलब उसका मास कितना रहेगा, 28 ग्राम, बराबर। हाँ सही है। हाइड्रोजन का कितना रहेगा, 6 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है, 6 ग्राम, बराबर। तो रेशो देख लो कितना आएगा, ये रेशो मैंने रेशो ले लिया है
N2/H2 वो है कितना 28/6। तो ये कर लो, ये कितना हो जाएगा 14/3। ऐसे ही रख दो परफेक्ट रेशियो, इसको डेसिमल फॉर्म में मत कन्वर्ट करो, ऐसे एज इट इज रख दो। तो ये आपका एक रेशियो है थ्योरेटिकल रेशियो। अब आपको क्या चेक करना है, जो गिवन मासेस है, गिवन मासेस का रेशियो क्या इतना ही आता है या नहीं आता है, वो चेक करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा परफेक्ट रेशियो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दिख ही रहा है आपको आ रहा है करके, बराबर ना। गिवन मासेस से अगर देखते हो, गिवन मास ऑफ N2 एंड H2, तो वो देख लो 14/3। इसका मतलब रेशियो क्या है आपका, रेशियो तो परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था अगर एक बार रेशियो आपका परफेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड थ्योरेटिकल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये बोला था मैंने। तो थ्योरेटिकल मास देख लो कितना है 28 और एक्चुअल कितना है 14, मतलब क्या हुआ है, आधा हुआ है। अब अगर ये चीज आधी हुई है तो रिएक्टेंट का भी, सभी रिएक्टेंट का आधा हुआ होगा और प्रोडक्ट का भी क्या हुआ होगा, आधा ही हुआ होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो। अब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट का तो चिंता करने की भी बात नहीं थी। तो कंपैरिजन है कि 28 ग्राम अगर आप N2 लेते तो उस वक्त NH3 का कितना ग्राम बनता तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक NH3 का देख लो कितना हो जाएगा, ये 1734, बराबर। 2 मोल्स है ना, एक मॉलिक्यूल का 17, 2 का करते हो तो 34। तो 28 ग्राम N2 अगर लेते हो तो 34 ग्राम आपको कितना किसका मिलेगा, NH3 का। अब हमने रेशो देखा है कि मास हमने कितना ले लिया है, आधा, तो प्रोडक्ट का कितना बनेगा, आधा, मतलब कितना, इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो NH3 का मास आपको मिलेगा 17 ग्राम। ये आपको इजी लगा क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास सिर्फ एक ही था। अगर 2 प्रोडक्ट होते तो क्या हम उनका भी रेशो ले लेते, फिर वो भी चेक करते कि क्या वो थ्योरेटिकल रेशो से मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा होता तो यही कंपैरिजन वहां पर भी लगा देते। बात क्लियर है आपको, ठीक है। इस तरह बढ़िया आसानी से कर सकते हो। चलो ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है जो बैलेंस है, इसमें आपको बताना है मास ऑफ CO2 एंड H2O व्हेन, प्रोसेस वही अप्लाई करना है। पहले आप क्या करोगे, थ्योरेटिकल रेशियो निकालोगे, फिर आप गिवन मासेस के हिसाब से एक्चुअल रेशियो निकालोगे, फिर चेक करोगे कि क्या दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, मतलब मैच हो रहा है, परफेक्ट रेशियो मिल रहा है आपको। वो अगर एक बार हो जाएगा तो फिर ये भी देखना पड़ेगा आपको किसी एक रिएक्टेंट का मास कंपेयर करके, थ्योरेटिकल और एक्चुअल, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, फिर वही रिलेशन को यूज कर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे आ ही जाना चाहिए, सिंपल ही है, बस वैल्यूज थोड़ा बढ़ गया है। रिएक्शन देख लो, मैंने पहले ही बैलेंस करके दे दिया है, एक काम तो मैंने आपका कम कर दिया, अब बाकी का बचा हुआ कैलकुलेशन है, वो ट्राई कर लो एक बार।
हाँ, फ्री में नहीं बांटने का, चाहो तो पैसे ले सकते हो। आ गया? मैं कर लूँ क्या? टाइम हो गया अपना, मैं कर लेता हूँ। ये आप घर पे ट्राई कर लेना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए आपको करना है, रिएक्शन वो दिया है, देखो ये रिएक्शन क्या होता है ये भी मैंने पहले बता दिया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करोगे तो CO2 और H2 बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको रिएक्शन लिख के ही दे दिया है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो वर्ड फॉर्म में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो वो ऐसे आएगा कि कुछ गिवन मास ऑफ इथेन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा वर्ड फॉर्म में अगर आ जाता है तो इसलिए आपको नाम पता होनी चाहिए। मीथेन अगर बोला या फिर इथेन बोला तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, रिएक्शन क्या आएगा, बैलेंस कैसे करेंगे, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग हमने एक चीज जो है वो सीख ली है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे दिया जाता है वो भी हमने सीख लिया है, मतलब बेसिक बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। हेवी वाले पार्ट जो है वो अपन करेंगे आगे जाके। पहले तो इस रिएक्शन के लिए देखो, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहला काम ये रहेगा आपका थ्योरेटिकल क्या करेंगे, रेशियो निकाले थे। ठीक है, थ्योरेटिकल रेशियो क्या होगा वो देखो, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स का भी यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो, अगर आप C2H6 दैट इज इथेन और ऑक्सीजन, इसका अगर आप रेशियो लेते हो तो क्या होगा, मोल्स पर थोड़ा ध्यान देना है। 2 मोल्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऐसा समझ लो, और मास ऑफ C2H6 कितना आया है, मॉलिक्यूलर मास निकाला होगा उसका, नहीं निकाला, चलो निकाल लेते हैं। 24 और 30 आ गया है, अरे 30 आ रहा है ना। ठीक है, ये और O2 का देख लो, 7 × 32 आएगा बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको थ्योरेटिकल रेशियो मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये फिर से 8, ये 15, तो ऐसा कर लो 15/7 × 8। अब ये थोड़ा अटपटा हो रहा है, सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं मिला है, तो अपन ऐसा भी रख देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था अल्टीमेट कैलकुलेशन जो है ना, एक बार एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इंटरमीडिएट जो भी आपको स्टेप्स मिल जाती है उसी का कैलकुलेशन अगर आप करने में समय वेस्ट करोगे तो वेस्ट हो ही जाएगा। आप क्या करो, इस वैल्यू पे एज इट इज रख दो, आगे जाके जब फाइनल आंसर निकालना होगा तब हम सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, मतलब जो कैलकुलेशन करना है वो फाइनल स्टेप में कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस रेशो को आप ऐसा ही रख दो। ठीक है, तो थ्योरेटिकल रेशो आपको मिल चुका है, इसी रेशो का आप क्या करना है, कंपैरिजन करके मासेस निकाल देना है। अब पहले तो देख लो CO2 और H2 का जो मास दिया है वो कितना दिया है, गिवन मास 30 और उसका कितना 112, तो एक्चुअल रेशो निकाल लेते हैं। एक्चुअल रेशो ये आपको गिवन है, ऑब्वियसली ऐसे ही लेना पड़ेगा, जैसे थ्योरेटिकल दिया है वैसे ही लेना पड़ेगा। तो C2H6 का दिया है आपको 30 और नीचे आपको ये कितना दिया है 112, तो उतना ही आ रहा है ना, क्या हो गया, ठीक है। ये मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, ये ऐसा ही रखा है। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप थोड़ा कर सकते हो, नहीं तो रन लो। चलो कर लेते हैं, ये कर लोगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको अगर आप कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो ना, 56 हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 56 है असल में 18 × 7 56 ही होता है, ऐसा समझे क्या, मैंने इसको ऐसे रखा था। चलो इसको ऐसा कर लेते, ये 15/56, ये आपका सिंप्लीफाइड रेशो हो चुका है। और एक्चुअल मासेस का जो रेशो दिख रहा है आप, वो भी 15/56 है बराबर, 15/56 इतना ही है। मतलब जो थ्योरेटिकल रेशो है वही आपका एक्चुअल रेशो आया है, मतलब ये क्वेश्चन परफेक्ट रेशो वाला है। ये ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि चेक करने के लिए गिवन क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट रेशो का है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो कैसे करना है वो कल करने वाले हैं, फिलहाल तो परफेक्ट रेशो का है। इसका मतलब अभी इसके आगे का स्टेप आपको पता है, वो क्या करना पड़ता है, हम चेक कर लेते हैं दोनों रिएक्शन में से किसी एक का कि उनके थ्योरेटिकल मास और गिवन मास में क्या रिलेशन है। जैसे C2H6 का थ्योरेटिकल मास अगर देखते हो तो कितना है, वो 60 है बराबर। ये देख लो 2 × 30 है ना, 2 मोल्स है। चलो मैं लिख लेता हूँ, थ्योरेटिकल के लिए मैं सिर्फ CH लिख रहा हूँ, थ्योरेटिकल मास ऑफ C2H6 वो आपको कितना है दिया, मतलब कितना लेना है आपको, 2 × 30 दैट इज 60 ग्राम। और अगर एक्चुअल मास देखते हो तो एक्चुअल मास कितना है आपको 30, मतलब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आधा कर लिया है अपन ने। अब अगर ये आधा कर लिया है तो प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं उनको भी क्या करना है, आधा आधा करना है। बात समझ में आ गया, प्रोडक्ट को भी क्या करना है, आधा आधा करना है। तो अगर आधा आधा करना है तो कैसा करेंगे, सिंपल लॉजिक लगा सकते हो, वो ऐसे कि जब C2H6 का आपने मास 60 ग्राम लिया था,
तब CO2 का कितना बनेगा और इसका कितना बनेगा, फिर हम उसको आधा कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। समझिए क्या? मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बाद में एक बार रिकॉर्डिंग आप देख लेना। तो 60 ग्राम के लिए CO2 का मास कितना बनेगा आपका, 4 इंटू एक CO2 का कितना आता था, 44 आता था, बराबर इतना। और H2O का कितना, 6 इंटू 18 आएगा। अब हमने 60 की जगह कितना ले लिया, 30, तो इनको भी क्या करेंगे, आधा आधा कर दो। और अगर आधा आधा आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा CO2 का एक्चुअल मास कितना, ये 44 इंटू 4/2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये 2 इंटू 44 मिलेगा आपको, या फिर कह दो 88। बोलो सही जा रहे हैं? कुछ गलती हो जाए तो बता देना। ये और वाटर के लिए भी अगर आप देखिए तो उसका भी करना है आपको आधा। एक तो है वो 6 इंटू 18, मैं इसको 3 इंटू 18 बोल देता हूँ, मतलब 54। बोलो समझो? अरे क्लियर है क्या? ऐसा लग नहीं रहा है चेहरे पे देखिए क्लियर है करके। फिर से बताओ मैं इसको एक और बार, हाँ एक और बार बताना पड़ेगा। देखो कहाँ तक समझे हो, यहाँ तक तो समझे हो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हटाओ, ये रेशो जो है वो सिर्फ हम इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि गिवन क्वेश्चन परफेक्ट रेशो वाला है या फिर नहीं है। ये आपको अभी लग रहा है ना कि ये क्यों कर रहे हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब सेकंड वाला पैटर्न पढ़ेंगे, तब भी हम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, रेशो आपका मैच नहीं होने वाला है, थ्योरेटिकल और एक्चुअल रेशो मैच नहीं होगा। तब उसके आगे क्या करना है वो स्टेप्स कुछ अलग है। अब इस केस में जब रेशो आपको सेम मिल रहा है, इसके आगे क्या करना है, करना वही है जो हमने इसके पहले किया था, वो यही कि किसी एक मास का या फिर किसी एक रिएक्टेंट का मास देख लो, आपको थ्योरेटिकल कितना दिया है और एक्चुअल कितना दिया है, और फिर उसका कर लो आप कंपैरिजन। ये बात समझो क्या? तो हमने क्या देखा, थ्योरेटिकल मास जो इथेन का है वो तो कितना है आपके पास, 60 ग्राम, और एक्चुअल मास जो है वो कितना है, 30 ग्राम। मतलब आपने 60 लेने के बजाय 30 लिया, इसका मतलब आधा मास लिया है, बराबर। तो देखो पूरा मास लेते हो तो CO2 और H2O का पूरा पूरा मास बनेगा, और अगर आधा लिया है तो कितना बनेगा, आधा आधा बनेगा। ये तो कंपैरिजन किया था, तो वही तो मैंने यहाँ पर बताया। हमने थ्योरेटिकली देखा, क्या देखा थ्योरेटिकली, कि जो CO2 है उसका थ्योरेटिकल मास कितना आना चाहिए भाई, 4 इंटू 44। सिमिलरली वाटर का भी देखा, वो कितना आना चाहिए, 6 इंटू 18। अब असल में हमने आधा लिया है तो इनको भी कर दो, क्या आधा आधा करना है, इसका मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 2, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 2 से मर गया 2, तो ये 2 इंटू 80, सॉरी 2 इंटू 44, इसका मतलब इसका कितना आएगा, 88 ग्राम आपको एक्चुअल मास मिलेगा। वही तो किया है, मैं समझे? वो मैंने जल्दी में कर लिया था इसलिए, ठीक है, मैं आराम से करते जाऊंगा, अभी समय हो गया ना इसलिए। और इसका भी कर लोगे अभी, ये 2 से मर जाएगा 6, दैट इज 3, तो 3 इंटू 18, 18 कितने होते हैं, 54 लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो इस तरह आराम से कर सकते हो। देखो ये प्रोसेस नया है कि आपके लिए, नहीं, ये आपने कर लिया है, ठीक है, लेकिन ये करना है या फिर नहीं करना है, ये चेक करने के लिए आपको रेशो निकालना पड़ता है जब दो अलग अलग रिएक्टेंट का मास दिया हो। ये समझे अभी, ठीक है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे कि थ्योरेटिकल रेशियो और एक्चुअल रेशियो ये सेम नहीं आएगा। अब सेम नहीं आएगा तो उसके आगे कैसे करना है वो हम कल पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, ये जो होमवर्क दिया है ना, इसको एक बार कायदे से कर लो आराम से, और जो आंसर आता है वो मुझे भेज देना, क्रॉस चेक कर लेंगे। कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कल मोल कंसेप्ट खत्म भी हो जाएगा। कल का लास्ट क्लास है ना आपका, ठीक है। तो ठीक है, एक बार सॉल्व कर लो, और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो ये जब कल मैं क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे से मतलब डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी का पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन वाले बोलो रे, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है। गुड बाय, और पढ़ाई करते रहो।